नमस्कार दोस्तों। मीडिया के बारे में अब जितनी भी परिभाषाएं आ रही हैं, जिस तरह से परिभाषित या पुनर्पाठ उसका हो रहा है, वो अलग अलग संदेश दे रहा है। अब कई बार तो होता है कि मीडिया को बाकायदा प्रामाणिक सूचना का एक स्रोत माना जाता है कि मीडिया में, या पर्टिकुलरली मुझे याद है कि यह आपको भी याद होगा 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में आम आदमी, इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का आम आदमी, इसमें पाकिस्तान के लोग भी थे, वो लोग अपनी अपनी सरकारों के बयान पर कई बार भरोसा नहीं करते थे और वो कहते थे कि बीबीसी का जो बयान आए ना, बीबीसी जो मार्क टली वाला बीबीसी है, जो खबर वो दे उसे प्रामाणिक माना जाना चाहिए। मतलब ये मीडिया की प्रामाणिकता किसी वक्त कितनी ज़्यादा एक फैली हुई थी, उसकी प्रामाणिकता के बारे में कितना एक सात्विक सा असर जो है एक वक्त में दिखाई देता था। अब धीरे धीरे मीडिया के बारे में अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग उसके डेफिनेशंस, उसको अलग रूप से प्रस्तुत करने के उपाय और बचाव के उपाय और काउंटर जो है अटैक, दूसरा जो जवाबी हमला है, उसके लिए भी सारी सूचनाओं के स्रोत, सारा कुछ गड़बड़ हो गया है कहीं ना कहीं। और उसमें किसी और ने गड़बड़ नहीं किया, ये स्वयं हम इंसानों ने किया है, जो किसी भी व्यवसाय का आधार बन जाते हैं। अब उसमें मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कई बार ये कोई भूल हो भी जाती है तो उस पर आजकल क्षमा याचना का रिवाज नहीं है, बल्कि ये है कि काउंटर अटैक करो, बाकायदा जवाबी हमला बोल दो, या फिर एक कोई घटना बुरा असर छोड़ रही है तो उस बुरे असर से बचाव के लिए उससे बड़ी दुर्घटना की जो कवरेज है वो देनी शुरू कर दो, ताकि लोग इसको एक तरफ, पाठक, श्रोता, दर्शक उसको एक तरफ सरका दें और दूसरी महत्वपूर्ण बात या दूसरी जो एक रोमांच फैलाने वाली बात जो सामने आ गई उसकी ओर ध्यान दे लें। ये एक प्रवृत्ति बन चुकी है। मैं थोड़ा सा एक घटना का जिक्र आपसे बांट रहा हूँ और वो ये घटना 1888 की है। 1888 वाली ये घटना, इसमें हुई जो चूक थी, मीडिया की चूक, वो सिर्फ एक अभिशाप नहीं बल्कि वो एक वरदान भी बन गई। कभी ये होता है कि एक अभिशाप वाली बात हो वो वरदान बन जाए, लेकिन मीडिया के संदर्भ अलग अलग हैं, अलग अलग संदर्भों में चीज़ें उपजती हैं, स्थापित होती हैं, प्रचारित हो जाती हैं और बाद में उनके परिणाम स्वरूप कुछ एक नई इबारतें वो भी सामने आ जाती हैं। तो ये जो घटना जिसका मैं जिक्र आपसे बांट रहा हूँ, ये वर्ष 1888 की है। फ्रांस के एक अखबार में एक खबर छपी और उसमें एक ऑबिचुअरी, जैसे एक शोक की खबर होती है, तो उसको उन दिनों में काले हाशियों से छापा जाता था। तो काले हाशियों से छपी हुई उस ऑबिचुअरी, उस श्रद्धांजलि में उल्लेख जिस खबर का था, जिस घटना का था, वो ये थी कि अल्फ्रेड नोबल का देहांत हो गया। अब अल्फ्रेड नोबल जो है वो, यद्यपि जो घटना थी उसमें अल्फ्रेड का नाम भी नहीं था, उसमें सिर्फ नोबल था, नोबल का देहांत हो गया। लेकिन जो मरने वाला था उसका नाम लुडविग नोबेल था। लेकिन जब नोबेल का कोई आदमी इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाए, जब नोबेल का जिक्र जब भी आए तो लोग नोबेल के साथ अल्फ्रेड नोबल का ही नाम जोड़ लेते थे। तो जब इसकी डेथ की खबर आई, उसके भाई की, नोबेल के भाई की, लुडविग नोबेल की डेथ की जब खबर आई, तो उसके जो हेडिंग थे, शीर्षक थे, सब ने यही कर दिए कि अल्फ्रेड नोबल का निधन हो गया है। अब उसके बाद उसका जो कैप्शन था, कुछ अखबारों ने दिया था, मर्चेंट ऑफ डेथ इज नो मोर। अल्फ्रेड नोबल को मर्चेंट ऑफ डेथ भी कहा जाता था उसके जीवन काल में, और जीवन काल में मर्चेंट ऑफ डेथ इसलिए कहा जाता था कि ये वही शख्स है जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था।
और डायनामाइट ने दुनिया के करोड़ों लोगों को लील लिया था, उनका संहार कर दिया था। डायनामाइट की वजह से ही बहुत सारे ख़तरनाक हथियार बने, एटम बम का आविष्कार हुआ। कितना विनाश की लीला जो है वो हमारे सामने आई, इतिहास में दर्ज हुई। और उसके लिए माना ये जाता था कि उसके लिए अल्फ्रेड नोबेल स्वयं जवाबदेह है, उत्तरदायी है नैतिक रूप से भी। इसीलिए उसका दूसरा जो लोकप्रिय नाम उसका, जिसके नाम से संबोधन उसको दिया गया था, वो ये था कि मर्चेंट ऑफ डेथ। अब ये बड़ा एक गंभीर सी बात होती है कि मर्चेंट ऑफ डेथ कहा जाए। जब उसने अपनी वो ऐसी ऑबिचुअरीज पढ़ी और भी अखबारों में, तो उसको बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार इसका मतलब ये कि जब मैं वाकई मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद क्या मुझे सिर्फ इसलिए मुझे मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से याद किया जाएगा? ये तो सही है कि मैंने डायनामाइट का इजाद किया, लेकिन डायनामाइट का वो इजाद, उसका जो आविष्कार किया मैंने डायनामाइट का, उसके कई रचनात्मक पहलू भी थे। ये बात अलग है, दुनिया के कुछ देशों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने उसी डायनामाइट को अपने घातक हथियारों में इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। लेकिन ये हथियार तो मैंने नहीं बनाए, मैंने तो डायनामाइट का आविष्कार किया। और डायनामाइट तो बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ों की चट्टानों को विस्फोटक से एक ही झटके में गिराकर रास्ता बनाने के लिए भी काम आता है। उसके कई सकारात्मक रूप भी हैं, लेकिन सकारात्मक रूप में उनका प्रयोग करने की बजाय कुछ एक देशों ने उसका प्रयोग घातक हथियारों के निर्माण में भी किया। उसके लिए दोषी मैं नहीं हूँ। लेकिन क्या वाकई मुझे मेरे मरने के बाद इसी तरह याद किया जाएगा जैसे आज मेरे भाई के निधन के बाद मुझे पुकारा जाता है मर्चेंट ऑफ डेथ? तब उसने फैसला किया कि अब उसे एक बहुत बड़ी लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी, ताकि ये जो एक बदनामी का एक बदनुमा दाग जो लग गया है मेरे जीवन चरित्र के साथ, ये कहीं किसी भी तरह धुल जाए। और इसलिए उसने नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की। जितनी भी धनराशि उसको डायनामाइट के आविष्कार से पारिश्रमिक के रूप में, रॉयल्टी के रूप में मिली थी, सारी राशि को उसने इस तरह से फाउंडेशन में लगा दिया, नोबेल फाउंडेशन में, कि नोबेल फाउंडेशन जो है भविष्य में साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिज़िक्स के क्षेत्र में और ऐसे कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वही फाउंडेशन इतना बड़ा पुरस्कार क्रिएट करेगा, इतना बड़ा पुरस्कार देगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती। और इतना बड़ा पुरस्कार देने के लिए फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना ये नोबेल ने किया। नोबेल ने ऐसी फाउंडेशन बनाई जिसके केवल ब्याज मात्र से सभी सम्मान, सभी पुरस्कार, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार जो है वो हर वर्ष दिए जाते हैं नोबेल की स्मृति में। अब नोबेल को सिर्फ डायनामाइट के कारण नहीं जाना जाता, अब उसे मर्चेंट ऑफ डेथ कोई नहीं कहता, बल्कि मर्चेंट ऑफ लाइफ और मर्चेंट ऑफ क्रिएटिविटी भी कहा जाता है कि वो सृजनशीलता का भी एक स्रोत है, झरना है, जिसने सृजनशील लोगों को, शोध करने वालों को, प्रामाणिक रूप से प्रयोग करने वालों को, जिसने सम्मानित हर वर्ष करने की एक परंपरा जो है इस विश्व में डाल दी। तो मित्रों, ऐसे होता है कि कई बार कुछ एक घटनाएं जो हैं वो इतिहास में एक नया पेज, नया पृष्ठ जोड़ जाती हैं। शुक्रिया।